जरा याद कीजिए उस दौर को जब दुनिया चिट्ठियों के दौर में जी रही थी। भारत भी उसी का हिस्सा था, लेकिन अब वक्त ने करवट ली है और आज भारत दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग सिखा रहा है। पिछले एक दशक में हमने सिर्फ तकनीक को अपनाया नहीं है, हमने उसे अपनी पहचान बना लिया है। सुबह की अलार्म घड़ी से लेकर रात के सोने से पहले की आखिरी स्क्रीन तक हम एक डिजिटल क्रांति का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप जानते हैं कि आप हर दिन, जी हाँ, हर दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रूबरू होते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि आज की सच्चाई है। एआई एक ऐसा प्रोग्राम जो न सिर्फ गणना करता है, बल्कि सोचता है, सीखता है और अब भारत की आवाज बन रहा है। भारत का भविष्य तकनीक के साथ नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल भारत अब तकनीक की नई उड़ान भर रहा है। उम्मीदों को कामयाबी का खुला आसमान मिल रहा है। तकनीक के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया बेहद दिलचस्प है। कई बार हम इसे समझते हैं और कई बार इसमें हो रहे इन्वेंशंस हमारी समझ से परे होते हैं। एआई क्या होता है? जेनरेटिव एआई किस तरह एआई से अलग है? मशीन लर्निंग क्या होती है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करता है? एआई की इस दुनिया से जुड़े कई सवाल हैं। नीति आयोग और नीति फ्रंटियर टेक हब ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एआई की भूमिका को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इसमें एआई को भारत की अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक साधन बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एआई अपनाने से भारत 2035 तक अनुमानित 6.6 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी को बढ़ाकर 8.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचा सकता है। ये एआई की मदद से विकास अंतर का लगभग आधा हिस्सा पूरा करने में संभव होगा। इसमें कहा गया है कि 8% की विकास दर हासिल करने के लिए देश को उत्पादकता और नवाचार दोनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट विकसित भारत के लिए एआई तेज आर्थिक वृद्धि के अवसर जारी करते हुए ये बात कही गई है। इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को तेज करना है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। इसके लिए इंडस्ट्री को एआई अपनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी की वजह से इंडस्ट्री एआई से पूरा फायदा नहीं उठा पा रही है। AI is a rapidly progressing, real-time, dynamic thing, and therefore all of us will have to be conscious that we don't sit back on the ethic, because repeatedly I heard the word used several times by our McKinsey friend that AI can also have its challenges, and that can affect our so-called demographic dividend that we are talking about. And I see the challenge not just in jobs, but also in the way in which these can be used for the not so much of a betterment of the society. So we need to be clear that regulation has to be running this race equally as much as the technology is running it. If the technology is on a sprint, regulation should also be on a sprint. You cannot be thinking that we've done something about regulation and therefore that's over and done with. So the other interesting aspect which I heard was about the crashing of time, so that we should not lose out on the benefit of the demographic dividend which all of us are talking about. So we need to crash time so that we have all the benefits reaching out to our people. Yes, it is important, because if 80% of people who are going to be dislocated because of, if I heard you right, if 80% of people are going to be dislocated, and if they are going to dislocate, or if they are dislocated, unless we have AI-driven upskilling of these 80%, you're not just going to have them come back to do, at some level, some contribution to the sector. So I would think it's not a gloomy picture of, oh, so many people are going to get thrown out of the job.
I would think those are the set which is ready for you to think in terms of AI-driven upskilling programs, which I would want more inputs to come to the government to see how best we can, get into that activity. Because another one of the things which we mentioned in the budget, which I mentioned 3 earlier, thanks to Debjani coming and speaking to us. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐसे नियामक उपायों की जरूरत पर भी जोर दिया जो तकनीकी नवाचार, विशेष रूप से एआई को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा दें, न कि उसे हतोत्साहित करें। Old-fashioned, decades-old institution called the ITIs exist in every district of the country. They are institute for technology training. They are for school dropouts or 10th pass or a 12th pass student to come in and have some exposure to technology. When I'm talking about 20, 30, 40 years ago, they are more talking about welding, lathe machine, or power tools to be used, and so on. Never in the age of high technology, and certainly not in the age of AI. So what we did in the budget was to say, look, we will fund every one of these ITIs which have to be upgraded in a hub and spoke model. Suppose a state has about 100 districts or 30 districts, let's say. Highest is about 80, which is UP. But if there are 30 districts, the state can plan for itself that it will have 10 centers which are the main centers, and attached to them in a hub and spoke model will be the rest of it. However, for upgrading them, we said we will fund in order that they find enough training materials and also equipments, whether it is a AI-driven equipment or AI adaptable equipment which you'll need for training young minds in the districts. So we announced that we will fund the updating of ITIs, which will have now to be AI centers of learning, so that school dropouts or 12th pass or even a graduate who comes out of an institution can go to his district ITI and have a training which will really ready him for a market which wants AI skills. वित्त मंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि सरकार न केवल एआई तकनीकों को अपनाने के लिए बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में उनका जिम्मेदारी पूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। I must say with a great sense of appreciation under both the Vice Chairman Dr. Suman Berry and the CEO BVR Subramaniam, being guided, all of us being guided by the Honorable Prime Minister, AI and AI related matters have really caught on a lot, that the Niti Aayog is actually moving very strongly forward. And I'm with a great sense of appreciation, I want to say this, you need an organization which will bring in all those stakeholders together and be able to bridge the policy initiatives which are required to be done, and therefore be that honeycomb which has all these people coming in and for the government to respond to it. इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई जीवन के हर पहलू को मौलिक रूप से बदलने जा रहा है। उन्होंने भारत के लिए एआई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और अपनाने में अग्रणी होने के महत्व पर बल दिया। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एआई हाल के दशकों में सबसे बड़े तकनीकी परिवर्तन के रूप में उभरा है और इसका प्रभाव इंटरनेट के समान होगा। The biggest change which has happened and the biggest factor which has joined this constellation of technologies is AI. Because AI is now affecting practically everything that we do. Like internet, which changed everything that we did, AI is also going to fundamentally change the way we work, the way we live, the way we consume, the way we teach our children, the way we do healthcare. Practically everything is going to be impacted. That's why it's very important to make sure that we are front runners in AI technologies or in the use of AI, development of AI. The core of this path will be
R&D on one hand and getting a very, very strong and deep talent pipeline on the second hand. And that's one of the major focus that we have taken in practically everything that we do in technology. I'll give a couple of examples. Let's take the example of semiconductors. When we started the mission in 22, our Prime Minister gave us a very clear roadmap that semiconductor mission has to be for a minimum 20 years roadmap. We have to develop the ecosystem and we have to make sure that the talent pipeline is a primary focus for our work. And that's why today we have 278 institutions, universities and colleges where the students are today using the latest semiconductor design tools. They are designing chips, and 20 of those chips got manufactured recently at SCL Mohali. Another batch of 15 is at this point of time undergoing manufacture, taping out at SCL Mohali. Now, where in the world will you find university students, college students designing complete chips which get manufactured also and tested and used in the systems that they want to use in? This is the level of talent development that we are taking up, friend. Roadmap for AI for Viksit Bharat, an opportunity for accelerated economic growth रिपोर्ट में कहा गया है कि 8% की विकास दर हासिल करने के लिए देश को उत्पादकता और नवाचार दोनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना होगा। नीति आयोग की सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि AI 8% से अधिक की विकास दर के लिए निर्णायक लीवर हो सकता है। If India is to become Viksit Bharat, that we have to move from where we are now to a 7 or a 10 trillion dollar economy and then to a 30 trillion dollar economy, you need to grow at about 8%, which means you need to bump up your growth rate. And if you need to bump up growth rate, it has to come from efficiency and productivity gains. And AI is something which is visible and apparent to us, which we can utilize effectively to increase our growth rate. And I think that's what the message is. AI is a possibility, and what this report gives is a very practical, implementable roadmap on how do you exploit AI in the two areas which he has talked of, which is productivity in existing sectors and how do you use it for more innovation so that you can be a leader in those particular sectors. He's given the example of pharma. So what we have in this report is sectoral playbooks. The next step is simple. Let this be, report be socialized. This thinking should penetrate individual sectors, and then they should start adopting and adapting themselves to working along, both within government and outside government. I think that's the simple thing, and that's the purpose of this. And the second one, which was the Frontier Tech repository, which was opened. I mean, this is actually technology for impact at the grassroots. Our partners with whom we work to actually do this, which is Better India in Bangalore, and I thank the entire team from Better India for the work they've done in working with us in collating this. 200 real life examples have been actually put at one place. These are examples where Frontier Tech has been used to make a difference. Some are from within government, some are from outside government. Government alone cannot generate development. It has to be government, industry and people. And I think that's the purpose. And 200 cases are very simple. The examples have been given how it can be used by others to incorporate those same uses in their own lives or in their own spaces, other districts, other blocks, other villages, other states. उद्योग केंद्रित और सेक्टर विशेष दृष्टिकोण अपनाए जाएं तो बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में अभी से एआई का इस्तेमाल कर कार्यकुशलता, सेवा गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे आगे चलकर बड़े स्तर पर परिवर्तन को गति मिलेगी। भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेम चेंजर के रोल में है। नीति आयोग और नीति फ्रंटियर टेक हब की ताजा रिपोर्ट साफ करती है कि एआई देश के आर्थिक विकास के पहियों को नई रफ्तार देने का काम करेगा। If you can spot trends early and you invest early in building capabilities, in building the R&D that is needed to lead, you will be the leaders and the rest will follow. We were very clear
that Viksit Bharat has to be a frontier tech leader. And that was precisely how the mandate of Niti Frontier Tech Hub got created. Our first job is to start by understanding what are those future mega big shifts that's going to happen in tech, and how will they impact lives, be it citizens, jobs, education, healthcare, etc. How will they drive industry transformation? How will they impact government, from national security to how governments govern with technology? And last but not the least, geopolitical dynamics, tech diplomacy, which everybody is talking about. This is the scope of Niti Frontier Tech Hub. रिपोर्ट विकसित भारत के लिए एआई त्वरित आर्थिक विकास के अवसर में ये विजन दिखाया गया है। रिपोर्ट कहती है कि विजन भारत को 8% की विकास दर की ओर ले जा सकता है। इसके लिए जरूरी होगा उत्पादकता और नवाचार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। AI, in our humble opinion, has the power to productively transform and innovate both lives and livelihoods in a way that we have not seen before in the history of this nation. It is equally a destructive force on jobs and other forms of lives and livelihoods, on individuals, families, institutions, and nations, if we are not at the forefront of this revolution. And this action plan is an attempt that India stays on the right side of that equation. So when you look at India today, these numbers, given the good work of the government, are already out of date. We are already crossing a $4 trillion economy. Give or take, on our steady course, we will probably get to about $6.5–7 trillion by 2035. If we get AI right, our team humbly submits that we could add $1.5 to $1.7 trillion more to India's GDP. रिपोर्ट में दो बड़े अवसरों का जिक्र किया गया है। पहला, उद्योगों में एआई अपनाने की रफ्तार बढ़ाना। इससे 30 से 35% तक अतिरिक्त वृद्धि संभव है। दूसरा, जेनरेटिव एआई के जरिए अनुसंधान और विकास को बदलना, जो 20 से 30% तक योगदान दे सकता है। बैंकिंग और विनिर्माण जैसे क्षेत्र सबसे पहले लाभान्वित हो सकते हैं। वित्तीय सेवाओं में एआई से ग्राहकों को हाइपर पर्सनलाइज्ड अनुभव, उन्नत धोखाधड़ी रोकथाम और आर्थिक समावेशी ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। एक अनुमान के मुताबिक इससे 2035 तक 50 से 55 अरब डॉलर तक अतिरिक्त मूल्य जुड़ सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में एआई आधारित उत्पादकता वृद्धि, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस और स्मार्ट प्रोडक्ट डिजाइन से 85 से 100 अरब डॉलर तक का अतिरिक्त मूल्य जोड़ा जा सकता है। रिपोर्ट फ्रंटियर इनोवेशन को बढ़ावा देने पर भी जोर देती है। इसमें एआई सक्षम ड्रग डिस्कवरी, सॉफ्टवेयर असिस्टेड व्हीकल्स और नेक्स्ट जनरेशन ऑटो कंपोनेंट्स को भविष्य के विकास इंजन के रूप में चिन्हित किया गया है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में एआई से दवा खोजने की लागत 30% तक घट सकती है और समय सीमा 80% तक कम हो सकती है। इससे भारत केवल जेनेरिक दवाओं पर निर्भर बाजार से निकलकर इनोवेशन ड्रिवन लीडरशिप की ओर बढ़ सकेगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए रोडमैप में 2035 तक भारतीय सड़कों पर 1.8 से 2 करोड़ सॉफ्टवेयर असिस्टेड वाहनों की परिकल्पना की गई है। इन्हें स्मार्ट कॉरिडोर और डिजिटल टेस्टिंग पार्क का सहारा मिलेगा। ऐसे नवाचारों से 20 से 25 अरब डॉलर का निर्यात लाभ और आयात प्रतिस्थापन संभव हो सकता है। इससे भारत को 20 से 25 अरब डॉलर का निर्यात फायदा होगा और आयात पर निर्भरता भी घटेगी। एक नई क्रांति दस्तक दे चुकी है। न कोई बंदिश, न कोई सरहद। ये है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जहां कभी सिर्फ इंसानों का दिमाग चलता था, अब वहां मशीनें सोचने लगी हैं और
भारत इस क्रांति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने को तैयार है। भारत आने वाले कल की सुनहरी तस्वीर बनने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा चुका है। भारत की इस ठोस शुरुआत को दुनिया भी मान रही है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का अनुमान है कि 2035 तक एआई का भारत पर 15.7 ट्रिलियन डॉलर का आर्थिक प्रभाव होगा। तेजी से बढ़ते एआई उद्योग के रोजगार सृजन का एक इंजन बनने की उम्मीद है। उद्योग संघ नेस्कॉम का अनुमान है कि 2025 तक भारत लगभग 4 लाख नए रोजगार जोड़ चुका होगा। हम सब इस इतिहास के गवाह बनने जा रहे हैं। भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो इस लिहाज से बहुत कुछ किया जा चुका है जो जरूरी है उम्मीदों को पूरा करने के लिए। PwC की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2035 तक एआई भारत में 9 मिलियन नए रोजगार जोड़ सकता है। रोजगार सृजन की ये विशाल क्षमता रोजगार की जरूरतों को पूरा करने और देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। 2030 तक जीडीपी के 1% तक एआई खर्च को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ भारत सरकार ने इसके समर्थन के लिए ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए हैं। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वातावरण है। कई स्टार्टअप अत्याधुनिक एआई संचालित समाधानों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये एआई में निवेश के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नेस्कॉम के अनुसार एआई 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 967 बिलियन डॉलर का योगदान देगा। इससे भारत में 2025 तक अपने 5 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी लक्ष्य तक 10% की वृद्धि से पहुंचने में मदद मिलेगी। आने वाले वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद विकास पर एआई का प्रभाव बढ़ने का अनुमान है। विश्व आर्थिक मंच के एक अनुमान के अनुसार 2030 तक एआई भारत में 4 करोड़ नए रोजगार पैदा कर चुका होगा। आने वाले समय में कई भारतीय उद्योग हैं जिन पर एआई का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो एआई फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद कर सकता है, फसल के नुकसान को कम कर सकता है और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ा सकता है। कीटों और बीमारियों का शीघ्र पता लगाने वाली प्रणालियां बनाने के साथ साथ सिंचाई और उर्वरक के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र में एआई उत्पादन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने और लागत कम करने में मददगार साबित हो सकता है। भारत में असेंबली लाइन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने और उपकरणों की खराबी का अनुमान लगाने और उसे रोकने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। एआई में स्वास्थ्य सेवा वितरण को पर्सनलाइज्ड करने, रोग निदान और उपचार में सुधार करने, नई दवाएं और उपचार विकसित करने की क्षमता है। भारत में चिकित्सा उपयोग के लिए नए इमर्जिंग एल्गोरिदम बनाने और कैंसर उपचार पद्धतियां बनाने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में एआई सबसे अहम भूमिका निभा सकता है। एआई में सीखने को व्यक्तिगत बनाने, शैक्षिक मानकों को बेहतर बनाने और सुलभता बढ़ाने की क्षमता है। भारत में छात्रों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बनाने और प्रशिक्षकों को वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। एआई वित्तीय सेवाओं के स्वचालन, वित्तीय बाजारों की प्रभावशीलता बढ़ाने और धोखाधड़ी को कम करने में मदद कर सकता है। भारत में वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के साथ साथ लोन प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। भारत सरकार एआई के उपयोग को अधिकतम सीमा तक प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने एआई अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने और कर्मचारियों को एआई प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। सरकार ने एआई फॉर इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो एआई अनुसंधान पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सरकार ने नीति आयोग की ओर से एआई फॉर ऑल कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसका उद्देश्य 2025 तक 10 लाख लोगों को एआई क्षमताओं में प्रशिक्षित करना है। एआई भारत की जीडीपी वृद्धि को बड़ी रफ्तार दे सकती है। भारत
अपनी युवा और बढ़ती आबादी के कारण संभावित एआई पेशेवरों का एक बड़ा समूह बन सकता है, लेकिन कुशल श्रम की कमी एक चुनौती है। एआई एक ऐसा क्षेत्र है जो निरंतर विस्तार कर रहा है, इसलिए भारत में ऐसे अनुभवी व्यक्तियों की कमी है जो एआई समाधान तैयार और कार्यान्वित कर सकें। डेटा तक पहुंच एक और मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। डेटा का उपयोग एआई सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है और उस डेटा की मात्रा और गुणवत्ता किसी एल्गोरिदम के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, लेकिन कई भारतीय उद्यमों और सरकारी संस्थाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा तक पहुंच सीमित है। कौशल अंतर को पाटना और नैतिक एआई उपयोग की गारंटी देना महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत में एआई अपार संभावनाएं हैं। व्यवसायों और निवेशकों की एआई में रुचि बढ़ रही है और भारत सरकार देश में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।